नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रिवाइज करेंगे एक और चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहले कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा ऑकरेंस, कोई भी ऐसी हैपनिंग जिसकी वजह से टैक्स की चार्जेबिलिटी अराइज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टैक्सेबल इवेंट। सर, जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो टैक्सेबल इवेंट्स भी मल्टीपल ही थे। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज के लिए मैन्युफैक्चर, ठीक है, वैट के लिए सेल, सर्विस टैक्स के लिए रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसी तरीके से परचेज, एंट्री इनटू टेरिटरी, परचेज टैक्स के लिए परचेज, एंट्री टैक्स के लिए एंट्री इनटू टेरिटरी। लेकिन पोस्ट जीएसटी के बाद सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट है, जो कि है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ सप्लाई ही एक टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी आने के बाद। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो हमें सप्लाई समझने में काम आएगी। सबसे पहले गुड्स। गुड्स गुड्स में देखिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स में कंसीडर करेंगे, अदर देन मनी और सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को भी गुड्स मानेंगे, या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई। ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है लेकिन सप्लाई से पहले हम उसको ज़मीन से अलग कर देंगे, उनको भी क्या बोलेंगे सर? गुड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास में आती है सर सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होता है सर? मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या बन जाएगी? सर्विसेज। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक थिंग है, या तो वो गुड्स में आएगी, गुड्स में नहीं आ रही तो सर्विसेज में आएगी, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो। मतलब मनी और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। आगे, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। देखिए, जैसे मनी है, मनी एज सच ना ही गुड्स है ना ही सिक्योरिटीज है, लेकिन सपोज मेरे पास डॉलर्स है, मैं मनी चेंजर के पास गया, मैंने उसको डॉलर दिए और उससे बदले में रुपीज़ ले लिए, उसने मुझसे कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज की, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस पर सर जीएसटी अभी आएगा, ठीक है। डॉलर या फिर रुपीज एज सच गुड्स या सर्विस नहीं है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज की गई, इसको हम सर्विस कंसिडर करेंगे। राइट, एक्सप्लेनेशन है कि सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है। अब देखो, रिलायंस के शेयर्स ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। मतलब मैं रिलायंस के शेयर्स अगर खरीदता हूँ, मैं उनको बेचता हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग ऐप का यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स का यूज़ करता हूँ मैं। अब मैं देखिए, जो यूज़ करता हूँ तो वो परचेज या सेल पे एक ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, ठीक है। जो ब्रोकरेज होता है ना, उस पर सर जीएसटी आएगा। ये ब्रोकरेज क्यों चार्ज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज, और उसको हम सर्विस मानेंगे, उसकी सप्लाई पे जीएसटी आएगा। राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है सर फैमिली की। फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन ऑलवेज। मतलब एक पर्सन है, उसका जो स्पाउस है और उसके जो बच्चे हैं वो उसकी फैमिली में हमेशा कंसिडर किए जाएंगे फॉर पर्पज ऑफ जीएसटी। आगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर। सर, ये हमेशा फैमिली में नहीं आएंगे। ये फैमिली में कब आएंगे? इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। अगर ये पर्सन पर होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ही ये उस पर्सन की फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। आगे देखिए सर, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सर सिंपल, अपने को डेफिनेशन पता है कि कंसिडरेशन मतलब मनी। भाई, हमने कोई चीज़ खरीदी, बदले में जो पैसे दिए वो पैसे क्या होंगे सर? कंसिडरेशन। लेकिन एज पर एक डेफिनेशन देखिए क्या है? एनी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। इस लाइन से क्लैरिटी क्या मिलती है कि सर कंसिडरेशन कैश फॉर्म में हो सकती है, काइंड फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन मनी कंसिडरेशन भी जीएसटी के अंदर हो सकती है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, ठीक है। दूसरा पार्ट की मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। मेन चीज क्या है सर? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। मतलब कि मैंने तुमसे गुड सर्विस खरीदे और बदले में तुम्हारे लिए कोई काम कर दिया, इसका मैंने बदले में जो काम करा इसको भी कंसिडरेशन का पार्ट हम मान लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट कि बट डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर अपने को सब्सिडी मिली है कहाँ से? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, इनको हम कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसको क्या कर देंगे सर? एक्सक्लूड।
अच्छा, लेकिन अगर मेरे को कंसिडरेशन मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और से, फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी से या फिर किसी और थर्ड पर्सन से, क्या उसको कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे? यस, उसको हम कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे, उस पर जीएसटी भी आएगा। आगे देखिए, स्टार लगा रखा हमने एनी पेमेंट के ऊपर और नीचे लिखा हुआ है कि डिपॉजिट शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज पेमेंट अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसीडरेशन। कि सपोज एक कस्टमर ने सप्लायर के पास, सेलर के पास कुछ डिपॉजिट कराई थी कोई अमाउंट, ठीक है, क्या उस डिपॉजिट के ऊपर भी जीएसटी आएगा? देखो सर, डिपॉजिट जनरली क्या होता है सर, रिफंडेबल होता है, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल उस डिपॉजिट का एडजस्टमेंट कर ली गई एज अ कंसीडरेशन कि भाई ये डिपॉजिट है ना, ये आपको वापस नहीं मिलेगा, अब कंसीडरेशन की जगह मैं इसी को ही एज अ कंसीडरेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा हुआ तो उस डिपॉजिट को कंसीडरेशन मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी नहीं आता है। आगे देखिए सर, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सर मनी की। मनी मतलब पैसा, पैसा, पैसा। इंडियन लीगल टेंडर, ठीक है, इंडियन करेंसी को हम क्या मानेंगे, रुपीस। या फिर ये आगे देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, मॉड्यूल के अंदर नाम गिवन है, मैंने नोट्स में नहीं लिखे हुए, आप मॉड्यूल में से रेफर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई भी बहुत सारे ऐसे हैं इंस्ट्रूमेंट जिनको हम क्या मान लेते हैं सर, मनी। लेकिन इंपॉर्टेंट, करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू विच इज नॉट मनी, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी करेंसी है, मेरी हैबिट क्या है, कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने की, ठीक है, जो वो कॉइन्स है, वो मेरे पास करेंसी नोट्स है ना, उसको मनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कलेक्ट करना ओल्ड कॉइन्स को, कॉइन्स या फिर नोट्स को कलेक्ट करने की हैबिट को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, राइट। आगे देखिए सर, सप्लायर क्या होता है सर, सिंपल, जो चीज़ें बेच रहा है वो क्या आ जाएगा, सप्लायर। मीन्स द पर्सन सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। मतलब सप्लायर के बिहाफ पे कोई एजेंट काम कर रहा है, मैंने कोई एजेंट रखा हुआ, उस एजेंट को भी क्या बोलते हैं सर, सप्लायर। आगे रेसिपिएंट क्या होता है सर, वेयर कंसिडरेशन इज पेबल। अगर कंसिडरेशन पे की जा रही है तो पर्सन इज लायबल टू पे कंसिडरेशन क्या बन जाएगा सर, रेसिपिएंट। वेयर कंसिडरेशन इज नॉट पेबल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंसिडरेशन ही ना पे की, मतलब कंसिडरेशन ही ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। हम आगे देखेंगे चैप्टर में कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी जीएसटी आ रहा है। तो वेयर कंसिडरेशन इज नॉट पेबल, तो जिसको हमने गुड्स डिलीवर करे वो रेसिपिएंट, या फिर जिसको हमने सर्विसेज रेंडर की वो रेसिपिएंट। एंड इंक्लूड्स एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। ऐसा सप्लायर में भी था, ऐसा रेसिपिएंट में भी आ गया कि एजेंट को भी सप्लायर मान लिया था, एजेंट को रेसिपिएंट भी मान लेंगे, ठीक है। आगे देखिए सर, अब स्टार्ट होता है अपना सेक्शन नंबर 7। सर कौन से एक्ट की हम बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 7 की। अगर सेक्शन 7 के स्ट्रक्चर की बात देखें तो इसके अंदर 4 सब सेक्शन है, 7(1), 7(1)(a), 7(2) और 7(3). ये इनके आगे क्लोजेस की बना है। ये मॉड्यूल में से मैंने चार्ट रखा हुआ है जिसके अंदर पूरा समरी बता रखे कि सप्लाई में इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स में क्या क्या आएगा, 7(1)(a। ये मतलब जो चार्ट है ना, ये आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद इस चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए से हम हमारा कंसेप्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। देखिए अब आगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई इंक्लूड्स, पहली बात इंक्लूड्स है, मीन्स नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, फिर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेफिनेशन की सप्लाई जो होता है वो तो है, ये भी है, ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के जैसे यहाँ पे नाम लिखो ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, इसमें से कुछ भी हो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए और इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब अगर 7(1)(a) के अकॉर्डिंग देखें, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी, जीएसटी नहीं आएगा। एज पर 7(1)(a अगर बिजनेस नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी, जीएसटी नहीं आएगा, राइट। ये था एज पर सेक्शन 7(1)(a। सप्लाई का मतलब क्या हो, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आगे देखिए सर, what is business, not much this definition is not much relevant for the purpose of एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि what is business, बिजनेस की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर बस दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एनी एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, ठीक है। तो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस पूरे साल कंटिन्यू किया गया हो।
अगर कोई पर्सन का बिजनेस सीजनल है, कोई 1 महीने 2 महीने बिजनेस करता है तो उसको भी बिजनेस मान लेंगे। दूसरा वॉल्यूम, ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 यूनिट्स बेचे हो तो ही आपको बिजनेस बोलेंगे, अगर 10 यूनिट बेचे तो भी उसको हम बिजनेस बोलेंगे, राइट। इससे ज़्यादा बिजनेस की डेफिनेशन काम की नहीं। आगे देखिए सर, कुछ सर्कुलर्स है, इन सर्कुलर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला सर्कुलर, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। आगे देखिए, जीएसटी इज नॉट लेवेबल वेयर ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने कोई डोनेशन दी, कुछ पैसे दिए, क्या उस पैसे के ऊपर जीएसटी आएगा? अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो जीएसटी नहीं आएगा। क्या तीनों कंडीशन है? कि गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पेमेंट मैंने अगर की है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल ट्रस्ट को की है। पेमेंट हैज कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, मतलब वो पेमेंट जो है ना, मैंने गिफ्ट एज अ या फिर एज अ डोनेशन वॉलेंटरली सामने वाले को मैंने पेमेंट की है। आगे आगे देखिए सर, क्या है कि पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक, दैट इज इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टीजमेंट। मतलब कि जो मैंने पेमेंट की है ना, उस पेमेंट के अंदर सिर्फ मेरे को एक मन से शांति मिल रही है कि हाँ भाई मैंने डोनेशन की है, मेरे को कोई एडवर्टीजमेंट मैंने इसमें नहीं कराई है। कि मतलब देखो, मैंने उसको डोनेशन दी, ठीक है, और मेरी डोनेशन का यूज़ करके उन्होंने एक रूम कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। उस रूम के ऊपर जो बाहर नेम प्लेट है उस पर उन्होंने सिर्फ मेरा नेम लिखा कि डोनेटेड बाय सो एंड सो, ठीक है, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उन्होंने लिखा डोनेटेड बाय सो एंड सो और नीचे मेरे बिजनेस का नेम भी लिख दिया। अब बिजनेस का नेम लिखने से हुआ क्या? बिजनेस के नेम लिखने से मेरे को कॉमर्शियल गेन या फिर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज मिल रही है, तो उस केस में जीएसटी आएगा, क्योंकि वहां पे मेरा पर्पस है वो फिलेंथ्रोपिक नहीं था, ठीक है, वहां से मेरे को कॉमर्शियल गेन हो रहा था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये तीनों पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने होंगे। पहला कि गिफ्ट या डोनेशन हमने करी किसको हो? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा, पेमेंट जो हमने की है ना, ये इन द करेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन होनी चाहिए। और लास्ट की हमारा पर्पस फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, हमारे को कोई कमर्शियल गेन ना मिल रहा हो, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो भी हम डोनेशन करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम सेकंड सर्कुलर, जो कि क्या है? मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, उसके पास कुछ के खुद के बनाए कुछ आर्ट वर्क्स है, ये किसी आर्ट गैलरी में भेज रहा है फॉर एग्जीबिशन। देखो, हमने सिर्फ आर्ट गैलरी को सेंड किया, क्या कोई कंसिडरेशन या रुपीज़ कुछ पैसे हमें मिले? नहीं मिले। तो जब भी कोई आर्टिस्ट आर्ट गैलरीज में अपने आर्ट वर्क्स को सेंड करेगा, उसे कोई पैसे नहीं मिले हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो नो सप्लाई बिकॉज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। अब देखो, आर्ट गैलरी में जाने के बाद अगर वहाँ पे कोई बायर उनको सेलेक्ट कर लेता है किसी पर्टिकुलर आर्ट वर्क को खरीदने के लिए, अब आर्टिस्ट को रियल में कंसिडरेशन मिलेगी। तो एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस व्हेन अ बायर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क। इस टाइम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन आर्ट वर्क को एग्जीबिशन के लिए भेजने के टाइम पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट अपने पास एक सर्कुलर आता है सर, ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ध्यान से सुनना। कि इसमें क्या होता है कि मान लो एक पहले हम इंश्योरेंस के अंदर वर्किंग कैसे होते हैं वो समझते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंश्योर्ड है। तो जो इंश्योर्ड है ना, ये बंदा इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करता है सर? एनुअली प्रीमियम, ठीक है। किस लिए पे करता है? कि अगर कोई इवेंट हो जाता है तो उस इवेंट के होने पे इंश्योरेंस कंपनी इस पर्सन को क्लेम पे करेगी, क्लेम ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। लेकिन सपोज एक साल के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता है, जो इंश्योर्ड है कोई भी क्लेम लॉन्च या फाइल नहीं करता है विद इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिससे बेनिफिट होता है किसको सर? इंश्योरेंस कंपनी को। इट रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने खुश होके इंश्योरर को इंश्योरेंस कंपनी ने खुश होकर इंश्योर्ड को क्या बोला कि आपने लास्ट ईयर के अंदर कोई भी क्लेम हमारे पास फाइल नहीं किया था, हम आपको एक बोनस देना चाहते हैं, जिस बोनस का नाम क्या होता है? नो क्लेम बोनस। और ये बोनस आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये बोनस क्या होता है सर? ये बोनस भाई आप नेक्स्ट ईयर का जब क्लेम पे करोगे ना, तो वो क्लेम से हम लेस कर देंगे। भाई आपका क्लेम, हाँ, जो प्रीमियम होता ना कि वो 15,000 होता, आपको हम 5,000 का नो क्लेम बोनस दे देंगे, क्योंकि आपने पिछले साल में कोई भी क्लेम फाइल नहीं किया था। तो आपको करंट ईयर के अंदर कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? सिर्फ 10,000 का। तो ये वर्किंग होती है सिर्फ नो क्लेम बोनस की। तो इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द इंश्योर्ड एज नो क्लेम बोनस
इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब ये चीज़ है, ये अपने को आंसर के अंदर लिखनी पड़ेगी अगर एनसीबी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो एनसीबी इज सिंपली अ टाइप ऑफ डिस्काउंट provided and it cannot be considered as a consideration for any supply provided by insured to insurance company in form of agreeing to the obligation to refrain from act of lodging claim। मतलब ये सिंपली एक टाइप का सा डिस्काउंट है, कोई सप्लाई थोड़ी ना हो रही कि इंश्योर्ड ने ऐसा थोड़ी ना कहा है कि भाई आप मेरे को नो क्लेम बोनस दे दो और बदले में मैं आपको कोई क्लेम फाइल नहीं करूँगा। ये तो भाई क्लेम फाइल नहीं हुआ था इसलिए उसको डिस्काउंट मिल गया, तो कोई सप्लाई नहीं है। देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी इन दिस केस। तो नो क्लेम बोनस की सिंपल सी ट्रीटमेंट क्या होगी, अगले साल की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अगले साल का जो इंश्योरेंस पेबल है उसमें से लेस हो जाएगा। बस ये सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है नो क्लेम बोनस की। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट अपने पास सेक्शन है सेक्शन 7(1)(a)(a). सिंपल, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और उसके जो मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, या फिर वाइस वर्सा एक मेंबर और उसके जो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एक एसोसिएशन उसके मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारी चीज़ भी सप्लाई मान ली जाएगी अगर कंसिडरेशन वहाँ पे है। ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था ये कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए सर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। सर इंपोर्ट कर रहे हैं हम, सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। प्लस क्या लिखा हुआ है, फॉर कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है तो, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने सर्विसेज इंपोर्ट की है, कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पस हो या ना हो, वो सप्लाई बन जाएगी एज पर सेक्शन 7(1)(b। तो सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन होनी चाहिए लेकिन बिजनेस हो या ना हो वो जो सप्लाई है बन जाएगी। आगे 7(1)(c), सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 शेड्यूल फर्स्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, 7(1)(a) में हमने पढ़ा था कि भाई सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, लेकिन ये तो उसकी एक्सेप्शन आ गई कि भाई ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर स्पेसिफाइड है वो सप्लाई बन जाएगी, कंसिडरेशन ना हो तो भी। राइट, तो चलिए देखते हैं शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर क्या क्या गिवन है। शेड्यूल नंबर फर्स्ट, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब इन एक्टिविटीज़ को हम सप्लाई मान लेंगे, कंसिडरेशन ना होगी ना हो तो भी। ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैराग्राफ है। पैरा 1 देखते हैं। पैरा 1 के अंदर क्या गिवन है सर, परमानेंट ट्रांसफर, किस चीज़ का, बिजनेस एसेट्स का, ऑन विच आईटीसी हैज़ बिन अवेल। परमानेंट ट्रांसफर के एग्जांपल क्या होते हैं सर, डिस्पोजल हो गया, गिफ्ट हो गया। भाई मेरे पास कोई एसेट था, मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट क्या होता है, क्या मैंने गिफ्ट दिया आज, क्या मैं कल उससे वापस लूँगा? नहीं, वो एक बार मैंने गिफ्ट दे दिया, परमानेंटली वो गिफ्ट क्या, किस चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस के एसेट्स का, जिसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया था। ठीक है, बदले में कंसिडरेशन हो या ना हो वो सप्लाई बन जाएगी, लेकिन अगर मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया था तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। तो पैरा नंबर 1 क्या था कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। लेकिन अगर आईटीसी अवेल नहीं करा था तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। राइट, नेक्स्ट देखिए सर, पैरा नंबर 2, सप्लाई हो रही है गुड सर्विसेज बहुत किसी भी चीज़ की बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। दोनों ही टर्म आई है अपने पास में। रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भाई अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, कंसिडरेशन ना हो तो भी वो सप्लाई बन जाएगी। ठीक है सर, रिलेटेड पर्सन का मीनिंग देखो अब क्या होता है। रिलेटेड पर्सन के अंदर ये देखो, रिलेटेड पर्सन इतने सारे अलग अलग केसेस गिवन है, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो तो वो 2 पर्सन रिलेटेड बन जाएंगे। अगर वो दोनों पर्सन ऑफिसर या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस के, अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स है, अगर वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को एज पर जेस्टम रिलेटेड पर्सन मानते हैं। कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन उन दोनों को कंट्रोल करता है या फिर उन दोनों के अंदर 25% शेयर हेल्ड करता है, या फिर एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है। ठीक है,
अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, या फिर सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मतलब वो दोनों पर्सन मिलकर किसी तीसरे को कंट्रोल करते, तो वो दोनों क्या बन जाएंगे सर? रिलेटेड पर्सन्स। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली का मीनिंग हमने देख लिया था ना, कौन कौन था फैमिली के अंदर, याद करो कि स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये कब आएंगे सर? अगर ये होली या मेनली डिपेंडेंट हो उस पर्सन के ऊपर। आगे, वन ऑफ देम इज सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। देखिए सर, नॉर्मल प्रिंसिपल और एजेंट है ना, वो सर रिलेटेड पर्सन में नहीं आते, लेकिन एक सोल एजेंट है ना, सोल एजेंट को हम रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए सर, जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं ना सर, वो किस टाइप से होते हैं कि देखो, अगर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है ना, अगर आपके प्लेसेस ऑफ जो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर हर एक स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपको हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके ऑफिस, आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो है वो कई स्टेट्स के अंदर है, तो हर एक स्टेट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन आपके पास मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में कई प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आप हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है, तो या फिर आप एक रजिस्ट्रेशन लो, उसके बाद एक प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दो और बाकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस डिक्लेयर कर दो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि भाई रजिस्ट्रेशन के अंदर कैसे होता है जीएसटी के अंदर, अगर आपके जो प्लेस ऑफ बिजनेसेस है वो मल्टीपल स्टेट्स में है, तो हर एक स्टेट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। एक ही स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन एक लेंगे और उसके बाद एक प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देंगे और बाकी प्लेस ऑफ बिजनेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये हमने क्यों देखा सर? मीनिंग समझने के लिए। किस चीज़ का मीनिंग समझना है? डिस्टिंक्ट पर्सन, ईच सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पेन वेदर इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब एक पेन के ऊपर हम कितने भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, तो एक पेन के ऊपर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है आपस में उनको क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। हालांकि वो सेम पेन के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट। आगे देखिए, अ पर्सन हु हैज रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट एंड हैव एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, देन सच एस्टेब्लिशमेंट आर ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका ये समझते हैं दोबारा कि देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन तो समझ आ गया सर, दो रजिस्ट्रेशन है सेम पेन पे, दोनों को क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर? इसका मतलब कि मेरा एक रजिस्ट्रेशन है हरियाणा के अंदर, ठीक है, और मेरी एक एस्टेब्लिशमेंट है जो है सपोज राजस्थान में, ठीक है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट सर क्या बन जाएगी मेरी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल राजस्थान से मैं सारी एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, तो राजस्थान वाले एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। हरियाणा से मैं एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को हरियाणा से रजिस्ट्रेशन लेना था। तो जो हरियाणा में और जो राजस्थान दोनों में मेरी एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको मैं क्या बोलूँगा? एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये हमने समझ आ गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। आगे देखिए सर, एक पॉइंट आता है स्टॉक ट्रांसफर या फिर ब्रांच ट्रांसफर का। कंपनी अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे, हेड ऑफिस से ब्रांच में कुछ स्टॉक ट्रांसफर कर रही है, क्या वो सप्लाई बनेगी? सर इंटर स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक प्लेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो सप्लाई बनेगी। अगर इंट्रा स्टेट है तो सर देखो, तो चेक करो क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन है? भाई जहाँ से स्टॉक आप भेज रहे हो और जहाँ पे भेज रहे हो, अगर वहाँ का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो सप्लाई बनेगी। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है, भाई रजिस्ट्रेशन ही एक है, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं ट्रीट की जाएगी। आगे देखिए सर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हमने देखा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं ना सर, वो रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय जो सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बदले में उसको सैलरी मिलती है, आगे हम जाके देखेंगे, तो इसको तो हम सप्लाई ही नहीं मानते। एज पर शेड्यूल 3 इसको हम सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल देते, राइट। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार यूज होता है कि एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया किसको? एम्प्लॉय को। अगर अप टू ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया किसको? एम्प्लॉय को। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 तक है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है
तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, राइट। आगे देखिए सर, एक और पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि एम्प्लॉयर परक्विजिट्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को। अगर वो परक्विजिट्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब जो एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बना था, अगर उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग परक्विजिट्स मिल रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो परक्विजिट्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे हमारा पैरा नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद चल देखते हैं पैरा नंबर 3। वो किस चीज़ के ऊपर है सर, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच। क्या एजेंट और प्रिंसिपल रिलेटेड पर्सन थे? नहीं। सोल एजेंट को हम रिलेटेड मानते हैं, एजेंट को रिलेटेड नहीं मानते। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पॉइंट टू नोट, पैरा नंबर 2 के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज कवर थी, लेकिन पैरा नंबर 3 के अंदर सिर्फ गुड्स कवर होंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए, प्रिंसिपल, एजेंट, कस्टमर। प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड करे एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, और एजेंट ने आगे सप्लाई कर दिए कस्टमर को। अपने को देखना पड़ेगा कि जो एजेंट टू कस्टमर वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे इनवॉइस किसके नेम पे था। इफ एजेंट इश्यूज इनवॉइस इन हिज नेम, तो प्रिंसिपल टू एजेंट वाला जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई बन जाएगा, इवन इफ नो कंसिडरेशन इज देयर। लेकिन एजेंट जो इनवॉइस इशू करता है कस्टमर को, वो प्रिंसिपल के नेम में ही होता है, तो इन दैट केस प्रिंसिपल टू एजेंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि इस केस के अंदर अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है तो यहाँ पे 2 सप्लाई हो रही है, पहली प्रिंसिपल टू एजेंट, दूसरा एजेंट टू कस्टमर। ठीक है, लेकिन अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, एजेंट जो है प्रिंसिपल के नेम पे इनवॉइस इशू करता है, तो उस केस में सिर्फ एक ही सप्लाई हो रही है, प्रिंसिपल टू कस्टमर। वहां पे प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी, राइट। ये था सप्लाई, मतलब सेल का कंसेप्ट। अगर परचेजेस का देखें कि भाई सेलर है, यहाँ पे एजेंट है और उसके बाद प्रिंसिपल है। सेलर ने गुड्स किसको दिए, एजेंट को, एजेंट ने गुड्स किसको दिए, प्रिंसिपल को। तो इस केस में देखो, तो एजेंट ने गुड्स बाय करे हैं सेलर से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और उसके बाद एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स भेज दिए विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या देखना है कि सर जो ये सेलर और एजेंट वाला ट्रांजेक्शन है ना, इसका जो इनवॉइस है किसके नाम पे था। इफ इनवॉइस इज ए नेम ऑफ एजेंट, अगर यहाँ पे जो इस ट्रांजेक्शन का जो इनवॉइस है एजेंट के नाम पे था, तो सर यहाँ पे 2 सप्लाईज इन्वॉल्व है। एक तो सप्लायर मतलब सेलर टू एजेंट, और दूसरा एजेंट टू प्रिंसिपल। एजेंट टू प्रिंसिपल अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई बन जाएगी। लेकिन जो ये ट्रांजेक्शन है सेलर टू एजेंट वाला, इसका जो इनवॉइस है वो प्रिंसिपल के नाम पे ही था, तो सर यहाँ पे सिर्फ एक ही सप्लाई है, वो है सेलर टू प्रिंसिपल। इस केस में एजेंट टू प्रिंसिपल के बीच में सप्लाई नहीं मानी जाएगी, राइट। तो ये था सर पैरा नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे एक सर क्लैरिफिकेशन आती है डेल क्रेडिटर एजेंट की। सर पहली चीज़ तो ये डेल क्रेडिटर एजेंट होता क्या है। सर एक ऐसा एजेंट है जो है ना प्रिंसिपल को कहता है कि भाई तेरे को तो पैसे मिल जाएंगे, तेरे को मैं गारंटी करता हूँ भाई तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तेरे को पैसे मैं दूंगा, ठीक है। नुकसान अगर होगा ना तो वो मेरा होगा, कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया पैसे मेरे डूबेंगे, तेरे को मैं पैसे दे दूंगा। देखिए सर नीचे पहले फ्लो देखते हैं कैसा होता है। सर ये प्रिंसिपल है, ये डेल क्रेडिटर एजेंट, ये कस्टमर। प्रिंसिपल ने गुड्स सर किसको दिए, सर डेल क्रेडिटर एजेंट को, डीसीए को, और डीसीए ने गुड्स किसको दे दिए, सर कस्टमर्स को ऑन क्रेडिट। डीसीए ने सर हाथों हाथ पेमेंट भी कर दी सर प्रिंसिपल को। अब डीसीए क्या करेगा, अमाउंट रिकवर करेगा किससे, कस्टमर से विद इंटरेस्ट। अब देखो अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी, लॉस किसका होगा, सर डीसीए का, क्योंकि प्रिंसिपल को पैसे मिल चुके हैं। और जो ये इंटरेस्ट है सर ये किसको मिल रहा है, ये सर डीसीए को मिल रहा है, प्रिंसिपल को नहीं मिल रहा। तो ये सर वर्क फ्लो होता है इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट। अब देखिए सर होगा क्या कि इफ डीसीए, फर्स्ट केस, इफ डीसीए फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ द एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। मतलब कि जो डीसीए है ना वो खुद के नाम पे अगर इनवॉइस इशू करता है, मतलब इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई इज इशूड इन हिज नेम, तो उस केस में देखो कितनी सप्लाई इन्वॉल्व है। एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है प्रिंसिपल टू डीसीए, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है डीसीए टू कस्टमर, तीसरा सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज बाय डीसीए। भाई जो डीसीए वो खुद एज एजेंट काम कर रहा है तो सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज, और डी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू कस्टमर। भाई याद करो कस्टमर इंटरेस्ट पे कर रहा था ना, तो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू कस्टमर, कस्टमर इन रिटर्न क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट। तो सर जो ये वाला पॉइंट है ना
ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एग्जाम, ये एग्जाम नहीं है, इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। इसको हम किस में ऐड कर देंगे, एडेड इन द वैल्यू ऑफ बी, इस वाले में, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम डीसीए टू कस्टमर। मतलब जो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो डीसीए को मिल रही है कस्टमर से, ठीक है, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम डीसीए टू कस्टमर के अंदर ऐड कर देंगे। ये कौन सा केस था, जब इनवॉइस डीसीए अपने खुद के नाम पे इश्यू कर रहा था, ठीक है। सेकंड केस देखिए, इफ डीसीए डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ द एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल नंबर फर्स्ट, मतलब कि जो डीसीए है फर्दर सप्लाई के लिए जो इनवॉइस है खुद के नाम पे इशू नहीं कर रहा, वो प्रिंसिपल के नाम पे ही इनवॉइस इशू कर रहा है। तो यहां पे सप्लाई सर सिर्फ 3 होगी, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू कस्टमर, दूसरा सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज बाय डीसीए, और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू कस्टमर। लेकिन सर यह वाली जो सप्लाई है यहाँ पे क्या होगी सर, एग्जेम्प्ट होगी, इसको हम कहीं पे ऐड नहीं करेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट था सर डीसीए से रिलेटेड, जहाँ पे अपने को देखना क्या पड़ेगा सबसे पहले कि डीसीए खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है या फिर प्रिंसिपल के नाम पे, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू कस्टमर की, राइट। आगे चलते हैं अब सर पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1, जो कि है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। तो देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अ एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का तो एक पॉइंट पहले भी पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या फिर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन हो या ना हो वो सप्लाई मान ली जाएगी। सर समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गया सारा कि कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पहले था कुछ यहाँ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चार्ट से देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की जो भी लॉ देखा है वो कंक्लूजन क्या बनती है कि देखिए सर, अगर कंसिडरेशन है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो या बिजनेस ना हो वो सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं है कंसिडरेशन भी नहीं है तो नहीं, सप्लाई भी नहीं बनेगी। लेकिन कंसिडरेशन है, बिजनेस है, तो भी अपने को एक पॉइंट और चेक करना है कि भाई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से हमने इंपोर्ट किया है। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट के बजाय हम इसको बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट की बजाय क्या बोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो सर क्या बन जाएगी सर, सप्लाई बन जाएगी। लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, बिजनेस है, इंपोर्ट किया है किसी थर्ड पर्सन से, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इसके साथ हमारा पैरा नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और शेड्यूल नंबर 4 शेड्यूल नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे कुछ आते हैं सर्कुलर्स। तो देखिए, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। देखो हमने ना किसी को फ्री सैंपल्स या फिर गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट। तो सर क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा, ये अपने को देखना है। सर देखो, अगर जो गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, अगर उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया था सर, कंसीडर एज सप्लाई, जीएसटी आएगा। अगर उसके ऊपर अपने ने आईटीसी अवेल नहीं किया है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। आगे, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तो सर जैसे ये नहीं होता कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ फ्री मिल गया, तो जीएसटी के अंदर क्या मानेंगे कि ऐसे नहीं मानेंगे कि एक खरीदे एक फ्री मिला, हम ऐसे मानेंगे कि हमने दोनों ही खरीदे, ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर प्राइस ऑफ 1, लेकिन प्राइस एक का अलग है। तो टैक्स रेट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट दिस सेड सप्लाई इज मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। एक ये नया कंसेप्ट आ गया कि सर मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, इसी चैप्टर के अंदर हम लास्ट में देखेंगे, राइट। आगे देखते हैं सर, आगे अपने पास आता है सर शेड्यूल सेक्शन 7(1)(a), सप्लाई टू बी ईदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल नंबर 2। अभी कौन सा शेड्यूल किया था, शेड्यूल नंबर फर्स्ट। अब आएगा सर शेड्यूल नंबर सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट में क्या बता रखा था, ऐसे ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज जिनको हम सप्लाई मान लेंगे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। शेड्यूल नंबर 2 में क्या आएगा सर कि कोई भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ये गिवन है सर शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अब शेड्यूल नंबर 2 से। तो चलिए अब शेड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, राइट। तो शेड्यूल नंबर 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन अब देखने वाले हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा नंबर 1, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हो रहा है किस चीज़ का सर, टाइटल इन गुड्स। क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट, फॉर एग्जाम्पल हायर परचेज, कि भाई गुड्स तो मेरे पास अभी आ गए लेकिन मैं उनका अभी ओनर नहीं बना, ओनर बनेगा किसी फ्यूचर डेट पे, तो वो भी क्या होगा सर, सप्लाई ऑफ गुड्स।
राइट या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैं गुड्स को यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास ओनरशिप नहीं आएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लैंड एंड बिल्डिंग का लीज, टेनेंसी या फिर लेटिंग आउट, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट या प्रोसेस, ये जॉब वर्क की बात की जा रही है कि मैंने मेरे गुड्स किसी को काम करने के लिए दिए, उन्होंने उसके ऊपर काम किया और वो गुड्स मेरे को रिटर्न कर दिए, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, कि बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस एसेट्स पुट टू प्राइवेट या पर्सनल यूज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आगे assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in course of his business before he ceases to be taxable person। कोई taxable person था, ठीक है, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो उसके बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स थी वो डीम्ड सप्लाइड मान लिए जाएंगे बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, उनको क्या मानेंगे हम, सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्सेप्शन देखिए सर, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। एज अ गोइंग कंसर्न अगर बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और पर्सन को तो वो डीम्ड सप्लाइड नहीं माने जाएंगे। या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, या फिर उसका ही कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो कि टैक्सेबल पर्सन है वो बिजनेस को कैरी ऑन करता है तो भी डीम्ड सप्लाई नहीं माने जाएंगे। इन दोनों केसेस को छोड़ के बाकी केसेस में उन एसेट्स को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लाइड। और सप्लाई भी किस चीज़ की सर, सप्लाई ऑफ गुड्स की। आगे देखिए सर, पैरा नंबर 5, रेंटिंग ऑफ मिल प्रॉपर्टी। रेंटिंग क्या होता है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कि सर अगर कोई बिल्डर है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है और बाद में सेल कर रहा है, सर उसको क्या मानेंगे हम, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए, अगर अपने को एंटायर कंसिडरेशन, सारी कंसिडरेशन, सभी पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो रहा है इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के बाद, मतलब दो डेट रेलिवेंट है, एक तो इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और दूसरा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, इन दोनों का अर्लियर करना अपने को। अगर मेरे को सारा पैसा इस डेट के बाद रिसीव हो रहा है तो सर वो सप्लाई ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये चीज़ पता है कहाँ कवर हो जाएगी, ये शेड्यूल नंबर 3 के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। दो डेट है, इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट से पहले अगर कोई पैसा रिसीव हो जाता है, बात हो, जरूरी नहीं कि सारा पैसा रिसीव हो, कुछ भी अमाउंट रिसीव हो जाए तो सर वो क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पर। आगे परमिटिंग यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूज की बात हो रही है सिर्फ, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डेवलपमेंट, डिजाइन, कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये भी सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, मतलब कुछ एक्ट ना करना, कुछ सहन करना या फिर कोई काम करना, इसको भी हम मान लेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, मतलब राइट टू यूज एनी गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर कुछ कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है सर, एक से ज़्यादा सप्लाई। सर फॉर एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर, मेंटेनेंस या रिनोवेशन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व। मैंने सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तेरे को ये घर, ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है भाई, काम भी तू कर, सामान भी तू लेके आ, सामान भी तेरा, सर्विसेज भी तेरी, दो चीज़ें इन्वॉल्व है, गुड्स भी सर्विसेज भी, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि शेड्यूल नंबर 2 के अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है। आगे सप्लाई ऑफ फूड या फिर एनी ड्रिंक या एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसको बाहर क्यों निकाला सर, क्योंकि इस पर तो जीएसटी आता ही नहीं, मतलब हम बेसिकली रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज को भी यहाँ पे क्लैरिफाई हमने क्या कर दिया सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, राइट। आगे देखते हैं सर, कुछ सर्कुलर्स आते हैं अपने पास। पहला सर्कुलर, टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी। तो सर टेनेंसी राइट्स होता क्या है वो पहले देखते हैं। किसी ये सर लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, एक टेनेंट है, ठीक है, जिसके पास अभी पोजीशन है, ये सर टेनेंसी प्रीमियम पे करता है। टेनेंसी प्रीमियम किसको सर, लैंडलॉर्ड को। किस लिए, इसके पास टेनेंसी राइट आ जाती है कि भाई अब से मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर रह सकता हूँ, और ये पीरियोडिक रेंट भी पे करता है, ठीक है, एक तो ये केस। दूसरा कि भाई ये जो टेनेंट है ना, ये टेनेंसी राइट्स किसी और को सेल कर सकता है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आया, उसने टेनेंसी प्रीमियम पे करा किसको, टेनेंट को, टेनेंट ने मतलब अपनी टेनेंसी राइट्स सेल कर दी, अब ये थर्ड पर्सन सर क्या बन जाएगा, टेनेंट आपसे। या फिर कि भाई जो लैंडलॉर्ड या ओनर था वो प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, टेनेंट के पास आएगा और उसको टेनेंसी प्रीमियम पे करेगा टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड, ठीक है। तो ये 3 केस हमने देखे, तीनों केस में टेनेंसी प्रीमियम था, तो इस टेनेंसी प्रीमियम के ऊपर भी जीएसटी आएगा। देखिए,
Activity of transfer of tenancy rights against consideration, that is tenancy premium, is supply of services liable to GST even if stamp duty and registration charges have been levied on transfer of tenancy right. अगर जो tenancy rights के ट्रांसफर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग चुके हैं फिर भी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। एक ये पॉइंट है, इतना भी समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पशन के साथ में काम आता है पॉइंट कि ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट इन अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम या फिर पीरियोडिक रेंट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए किराए पे दे रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो भी बदले में अपने को टेनेंसी प्रीमियम या पीरियोडिक रेंट मिलता है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, वो एग्जेम्प्ट होता है राइट। आगे देखिए सर, नेक्स्ट सर्कुलर जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि भाई लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कोई कंपनसेशन है, कोई पेनल्टी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर कोई पेनल्टी एज पर लॉ के लिए, सर इन सब पे जीएसटी आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी तो जस्ट अभी एक चीज़ देखी हमने शेड्यूल नंबर 2 में कि एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, 3 चीज़ें, रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, डू एन एक्ट, इन तीनों के ऊपर जीएसटी आएगा और वो क्या बनता था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो 3 लिम्स थे यहाँ पे कि रिफ्रेन, टॉलरेट, डू, तो इनको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं एज पर शेड्यूल नंबर 2। अबव 3 कैटेगरीज मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस, 2 कंडीशन है अपने पास, अगर ये 2 कंडीशन मीट हो रही है तो ही हम इसको सप्लाई मानते हैं। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, और दूसरा कंसिडरेशन मस्ट फ्लो। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है एग्रीमेंट, जो सर्कुलर थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझेंगे इसको कि सर जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ना, ये सर कंपनसेशन होती है एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसको पे किए जाएंगे, एग्रीव्ड पार्टी को। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया जाता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर इट्स ब्रीच, कि पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती है, एग्जीक्यूट करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करना नहीं चाहते। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी पार्टी लिक्विडेटेड डैमेजेस को नहीं चाहती है क्योंकि वो डिजायर्ड आउटकम नहीं है। डिजायर्ड आउटकम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और लिक्विडेटेड डैमेजेस कब लगते हैं सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर। तो वेयर लिक्विडेटेड डैमेजेस इज पेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एग्रीड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, such payment don't constitute consideration for a supply and are not taxable। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस पे बाय डिफॉल्ट जीएसटी नहीं आएगा, इनको कंसिडरेशन हम नहीं मानते हैं। इन एग्जांपल को आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये एग्जांपल लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे, ऑन द अदर हैंड अमाउंट पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेट पेमेंट या फिर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज, प्रीपेमेंट ऑफ लोन, अमाउंट फॉरफिटेड, कैंसिलेशन ऑफ सर्विस बाय कस्टमर constitute consideration and are subject to GST in cases where supply are taxable. These supplies are ancillary to the principal supply for which contract is signed। मतलब ये जो नाम लिखे ना, इन सब पे सर जीएसटी आएगा। क्या क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ लेट पेमेंट, मतलब कस्टमर ने सप्लायर को पेमेंट करी लेकिन लेट करी, तो जो लेट पेमेंट फीस पे करनी पड़ी उस पर जीएसटी आएगा। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज के ऊपर जीएसटी आएगा। प्री पेमेंट ऑफ लोन, भाई बैंक से अगर हमने 10 साल के लिए लोन लिया, अगर हम 10 साल से पहले उसको रीपे करेंगे तो प्री पेमेंट की ही पेनल्टी लगेगी, तो उसके लिए जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ सर्विस बाय कस्टमर, कैंसिलेशन चार्जेस, ठीक है, इस पर जीएसटी आएगा। कस्टमर आए सामने से बोले कि मेरे को कैंसिल करना है सर, जीएसटी आएगा। तो क्योंकि इनको कंसिडरेशन मानेंगे और ये कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। ये एंसिलरी सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई जो अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट था वो होगी प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो सर ये जनरली टैक्स, प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्सेबल है, तो ये सारी चीज़ भी सर क्या होगी, टैक्सेबल। ठीक है, आगे देखिए सर, चेक डिसओनर फीस, सर कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पेनल्टी एज पर एनी लॉ, सर कंसिडरेशन नहीं है, जीएसटी नहीं आएगा। मतलब पेनल्टी को कंसिडरेशन थोड़ी ना मानते हैं कि भाई आप लो तोड़ो और बदले में पेनल्टी दे दो, लो तोड़ो पेनल्टी दे दो, भाई कंसिडरेशन नहीं है ये, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। फॉरफीचर ऑफ सैलरी या फिर पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर अ मिनिमम एग्रीड पीरियड, भाई एम्प्लॉयर ने क्या रखा था कि भाई जॉब छोड़ के जाने से 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा हमें। ठीक है, एम्प्लॉय ने नहीं बताया तो 3 महीने की उसकी सैलरी फॉरफिट कर ली या फिर उसको कोई अमाउंट पे करनी पड़ी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस इंपॉर्टेंट, सर ये एंसिलरी सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड विद प्रिंसिपल सप्लाई टू बी असेस्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई। भाई जिस चीज़ के रिगार्डिंग लेट पेमेंट हुई है, जो वो प्रिंसिपल सप्लाई है
उसकी जो भी टैक्सेबिलिटी होगी वो एप्लीकेबल होगी सर लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस पे। आगे सर, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर या फिर चार्ज फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भले इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे एग्जाम्प्ट है तो ये सारी चीज़ भी सर क्या होगी, एग्जाम्प्ट। कैंसलेशन चार्जेस सर टू बी असेस्ड सिमिलर इन दी सिमिलर मैनर एज द प्रिंसिपल सप्लाई इज असेस्ड। तो कैंसलेशन चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी आ सकता है। अगर अपनी जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो अगर टैक्सेबल है सर कैंसलेशन चार्जेस भी टैक्सेबल होंगे। अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो कैंसलेशन चार्जेस भी एग्जाम्प्ट होगा। आगे देखते हैं सर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इसमें क्या दे रखा है, नोट विद स्टैंडिंग विद सबसेक्शन 1, जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड है शेड्यूल नंबर 3 में, या फिर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, एज ए पब्लिक अथॉरिटी जहाँ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं होगी, मतलब सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। राइट, आगे देखिए, नॉन सप्लाईज लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर सर क्या गिवन है, नेगेटिव लिस्ट, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पैरा नंबर 1 देखिए, एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी सर एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम सप्लाई नहीं मानते, जीएसटी नहीं आएगा। कैजुअल वर्कर को भी हम एम्प्लॉय मान के यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर आर नॉट सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उसकी पेमेंट पे जीएसटी आएगा, उसको हम एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। आगे, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पीटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फॉरबियरेंस टू एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसीडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर दी और क्या कहा कि भाई ले पैसे ले, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन मत करियो। सर ये जो सर्विस है ना इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, आगे पैरा नंबर 2 देखिए सर, सर्विस प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल की फीस के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो उसकी सर्विसेज पे जीएसटी आएगा। आगे पैरा नंबर 3, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, सर इन पे जीएसटी नहीं आएगा इनकी सर्विसेज पे। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन होल्डिंग एनी पोस्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब की ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं इनको जो पेमेंट करेंगे हम उन पे जीएसटी नहीं आएगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ मेंबर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी पे भी जीएसटी नहीं आएगा। आगे सर पैरा नंबर 4, अब तो छोड़ दो भाई, बच्चा अरे वो इंसान मर चुका है, क्या उससे अभी भी जीएसटी लोगे? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे सेल ऑफ लैंड के ऊपर तो कभी जीएसटी नहीं आता। सेल ऑफ बिल्डिंग सर अभी तो देखा था ना कंस्ट्रक्शन वाला कि सब्जेक्ट टू शेड्यूल नंबर 3 लिखा हुआ है कि अगर अपने को सारी कंसीडरेशन, एंटायर कंसीडरेशन, इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के बाद रिसीव हुई है तो सर सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर अपने को कुछ अमाउंट पहले रिसीव हो गई इन दोनों डेट के अर्लियर से तो सर उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते हैं। आगे देखते हैं सर पैरा नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर क्या कौन कौन आता है सर, ये चीज़ आएंगी सर, सिर्फ 6 चीज़ें, बैटिंग, कैसीनोस और गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो सर सिर्फ इन चीज़ों पे जीएसटी आएगा, टैक्सेबल अंडर जीएसटी। नाम याद रखने हैं, बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, इन सब पे सर जीएसटी आएगा। इसके अलावा कोई और एक्शनेबल क्लेम्स है, एक बार रीड कर सकते हैं, बाकी काम के नहीं है ज़्यादा, इन पे सर जीएसटी नहीं आएगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी आएगा, अदर एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। स्पेसिफाइड कौन आता है, बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। आगे देखिए सर, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, इसमें क्या आएगा, 2 चीज़ें हैं कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत और म्यूनसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243G और 243W रिस्पेक्टिवली। पंचायत को 243G में कोई काम दिया गया, म्यूनसिपैलिटी को 243W में कोई काम दिया गया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और सेकंड, ये काम आ सकता है क्वेश्चन में, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस इशू करने के लिए जो भी फीस चार्ज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे सर, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय सर्कुलर। देखो नॉन सप्लाईज में हमने क्या देखा, पहला हमने क्या देखा सर, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3। उसके बाद हमने देखा सर नॉन सप्लाईज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन। अब आ रहा है सर नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय सर्कुलर। पहला सर्कुलर, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस के बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ देखिए हरियाणा में सर एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक दूसरा जो डिस्टिंक्ट पर्सन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, इनके बीच में सर एक कन्वेंस है, एक ट्रक है,
वो ट्रक की मूवमेंट हो रही है। अगर वो ट्रक के अंदर गुड्स थे या कोई पैसेंजर्स थे, तो सर जो कन्वेंस की मूवमेंट हो रही है ना, उस कन्वेंस को, उस ट्रक को हम सप्लाई नहीं मानते। मूवमेंट ऑफ कन्वेंस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है सर, वो ट्रक है ना रिपेयर होने के लिए गया था, अभी ट्रक में कोई गड़बड़ हो गई थी, उसको रिपेयर करने के लिए हमने बाहर भेजा था। तो सर मूवमेंट पे तो अभी भी जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जीएसटी शेल बी लेवल ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा उस पर जीएसटी आएगा। ठीक है, थर्ड, फर्दर सप्लाई के लिए भेजा हमने, भाई हमने ट्रक भेजा यहाँ से यहाँ पे, भाई इस ट्रक को बेच देना, फर्दर सप्लाई करें, तो मूवमेंट ऑफ कन्वेंस शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, ये सर इजी था, सर्कुलर पहला हमने कवर कर लिया। सेकंड सर्कुलर ऑलमोस्ट सेम है इससे। सेकंड देखिए सर कि इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है सर किस चीज़ की, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। किस किस चीज़ की नाम याद रखना है, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, गुड्स ऑन व्हील्स। गुड्स ऑन व्हील का सर एग्जाम्पल क्रेन्स। देखिए ये क्रेन चल पड़ी अपनी, DP1 जो कहाँ पे हरियाणा में, डिस्टिंक्ट पर्सन सेकंड जो कहाँ पे सर उत्तर प्रदेश में। पर्पस देखना सर, किसी काम को करने के लिए अगर हम गए हैं वहाँ पे, भाई ये क्रेन वहाँ गई है, कोई काम करेगी और फिर वापस आ जाएगी, तो जो काम करा उस पर जीएसटी आएगा, वो अलग बात है, लेकिन मूवमेंट ऑफ सेम शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। उस क्रेन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा सर। क्रेन रिपेयर करने के लिए गई है, भाई क्रेन के अंदर कोई खराबी आ गई तो उसको रिपेयर करने के लिए उन्हें बाहर भेजा है, तो सर मूवमेंट के ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा अभी भी, जो रिपेयर करेंगे उसके ऊपर जीएसटी आएगा। आगे, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कन्वेंस, यहाँ कन्वेंस नहीं आएगा, यहाँ आएगा मतलब फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम, तो सर मूवमेंट के ऊपर अब जीएसटी आएगा। हमने क्रेन भेजी है, इसको बेचना है, तो क्रेन के ऊपर भी जीएसटी आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम था जो लास्ट सर्कुलर हमने देखा था उससे। आगे देखिए सर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, इसके अंदर कुछ खास बात है नहीं, तो इसको हम अभी नहीं देख रहे रिवीजन वीडियो में। आगे देखिए सर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि सर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है या फिर जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उन दोनों को हम टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। सर रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जो रजिस्टर्ड है उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन सभी टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, आगे, अगर टैक्सेबल पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है सर, उसके ऊपर जीएसटी आता है, टैक्सेबल अंडर जीएसटी। लेकिन पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है सर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। आई थिंक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, आपको समझ आ गया होगा ये। आगे देखिए सर, आगे अपने पास आता है सप्लाई। जीएसटी में सर दो टाइप की सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई सर क्या होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी लॉ, जिसके ऊपर टैक्स लगता है इस जीएसटी एक्ट के अंदर, वो क्या बनेगी सर, टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब नील रेटेड सप्लाई। या फिर जो होली एग्जाम्प्ट है कहाँ पे सर, सेक्शन 11, किस कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 11। एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई में तीन चीजें आ गई, नील रेटेड सप्लाई, एक होली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है उसका मतलब क्या होता है सर, एक्सपोर्ट्स को हम जीरो रेटेड बोल देते हैं, या फिर सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर को जीरो रेटेड बोल देते हैं। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई डिफरेंट होती है सर किससे, एग्जाम्प्ट सप्लाई से। एग्जाम्प्ट सप्लाई इज डिफरेंट, जीरो रेटेड सप्लाई इज डिफरेंट थिंग, राइट। ठीक है, आगे देखिए सर अपने पास आता है सेक्शन नंबर 8, कौन से एक्ट का सर, सीजीएसटी एक्ट का, राइट। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है सर, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल्ड है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है और बाकी सब क्या है सर, एंसिलरी सप्लाई। ठीक है, मतलब नेचुरली बंडल्ड है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों चीज अपने को साथ में मिलेगी। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई मेन थिंग जो क्वेश्चन करते हुए काम आएगी, कंपोजिट सप्लाई शेल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। Accordingly, entire value of composite supply shall be taxable at the rate applicable to principal supply। प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट लग रहा है ना, वही रेट से पूरी सप्लाई पे, पूरी कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा। एग्जांपल, मोबाइल फोन और चार्जर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोबाइल फोन जब खरीदेंगे चार्जर साथ में मिलेगा, तो जो इनमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर, मोबाइल फोन का जो रेट है वही पूरी मोबाइल फोन प्लस चार्जर की वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट, होटल स्टे प्लस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट चाहे कंप्लीमेंट्री होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेकफास्ट अपने को मिलेगा। स्टे जो है वो प्रिंसिपल है, ब्रेकफास्ट जो है वो एंसिलरी है। स्टे का जो जीएसटी का रेट होगा वही पूरी सप्लाई के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है सर, मिक्स सप्लाई क्या होता है सर, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है। ठीक है, फॉर अ सिंगल प्राइस, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस नहीं होगा तो वो मिक्स सप्लाई नहीं होगी, सिंगल प्राइस है तभी तो वो एक रेट अप्लाई होगा, सिंगल प्राइस नहीं है तो आगे आएगा वो कंसेप्ट। ठीक है, तो 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस विच आर नॉट नेचुरली बंडल, मतलब ये नेचुरली बंडल थी, यहाँ पे नेचुरली बंडल नहीं है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल सप्लाई थी, यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई
नहीं है। यहाँ पे बाकी सप्लाईज एंसिलरी थी, यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल एंसिलरी का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे सारी सप्लाईज इन कंजक्शन टू ईच अदर, सबको एक साथ जोड़ के सप्लाई किया जा रहा है। तो मिक्स सप्लाई के अंदर क्या करेंगे, कंपोजिट में क्या किया था अभी, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा था। यहाँ पे क्या होगा, मिक्स सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जो हाईएस्ट रेट वाली सप्लाई है ना, वो रेट अप्लाई होगा पूरी मिक्स सप्लाई की वैल्यू पे। एग्जांपल देखिए सर, थोड़ा सा आपको कन्फ्लिक्टिंग एग्जांपल लगेगा, रेफ्रिजरेटर प्लस वाटर बॉटल्स। आपको ऐसा लगेगा कि रेफ्रिजरेटर क्या है सर, प्रिंसिपल सप्लाई, वाटर बॉटल्स क्या है सर, एंसिलरी सप्लाई। लेकिन नहीं, ये टोटल सप्लाई क्या है सर, मिक्स सप्लाई। क्योंकि हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते कि रेफ्रिजरेटर के साथ में वाटर बॉटल्स अपने को वो सेल करेंगे। सर जिस पे भी हाईएस्ट रेट होगा ना, वही रेट इस पूरी सप्लाई पर लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सर, आगे अपने पास कुछ सर्कुलर्स दोबारा आते हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि सप्लाई हो रही है प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर्स, इन सब की अगर सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे डिज़ाइन लोगो है वो रेसिपेंट खुद सप्लाई करता है, और जो पेपर होता है, मेटल होता है, वो प्रिंटर का होता है। प्रिंटर जो प्रिंट वाला काम कर रहा है उस पर्सन का होता है। सर इसके अंदर भी दो चीज़ें होगी, एक तो मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रिंटर वाले पर्सन का मटेरियल यूज़ हो रहा है, और एक वो प्रिंट करके दे रहा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग एंसिलरी चीज़ है। जो गुड्स है ना, वो इसके अंदर प्रिंसिपल चीज़ है, मैटर करता है। ठीक है, देखो शादी का कार्ड है, शादी का कार्ड 100 रुपये भी बन सकता है, 1000 में भी बन सकता है। कंटेंट तो दोनों का सेम है ना, तो डिपेंड किस पे कर रहा है सर, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर मटेरियल जो है वो मोर रेलेवेंट है रेदर देन कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ को इन सब को हम क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो गुड्स वाले रेट लगेंगे, सर्विसेज वाले रेट नहीं लगेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, इनका कंटेंट भी रेसिपेंट सप्लाई करता है, पब्लिशर सप्लाई करता है। ठीक है, और जो प्रिंटर होता है वो अपनी बुक्स, जो मटेरियल होता है ना, पेपर वगैरह, ये चीज़ें यूज़ करता है। सर बुक्स वगैरह के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम मानेंगे सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि भाई उन्होंने काम पेपर यूज़ हुआ है, लेकिन इसको फिर भी हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी, यहाँ पे हम उसको मानेंगे प्रिंसिपल सप्लाई, उसको हम मानेंगे। जो पेपर है उसको मानेंगे एंसिलरी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को देखना था प्रिंटिंग वाले के अंदर कि प्रिंसिपल किसको मानते हैं, एंसिलरी किसको मानते हैं। अगर ये केस है, प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, इनको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, सर इनको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे देखिए सर, सप्लाई ऑफ फूड टू पेशेंट्स। अगर इन पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, सर ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। हेल्थ केयर जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई, और फूड जो है वो एंसिलरी सप्लाई। अब हेल्थ केयर जो प्रिंसिपल सप्लाई वो एग्जाम्प्ट है, तो फूड सप्लाइड भी क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्प्ट। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो एडमिटेड नहीं है, उनके अटेंडेंस है कोई या फिर विजिटर है, इनको अगर फूड सप्लाई किया गया है तो सर वो क्या होगा, हमेशा टैक्सेबल। आगे नेक्स्ट सर्कुलर है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। सर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बता नहीं रखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। इसके अंदर कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज अ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, जिसके अंदर मतलब होता क्या है कि मेरा कोई टायर था जो पुराना हो चुका था, जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, मैंने सामने वाले पर्सन को दिया, उसने उसका ट्रैक चेंज किया, कुछ रीट्रेडिंग, कुछ प्रोसेस की, उसमें कुछ ने कुछ रबड़ भी यूज़ करा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग। ठीक है, एंसिलरी सप्लाई क्या है, रबड़ यूज़। तो रेट कौन सा लगेगा सर, रीट्रेडिंग वाला। क्या माना जाएगा पूरी सप्लाई को, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दूसरा केस कि मैंने उसको मेरा पुराना टायर बेच दिया, उसने उसको प्रोसेस करके नया बनाया, रीट्रेडिंग की, और वो रीट्रेडिंग करने के बाद जो रीट्रेडेड टायर है वो किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर, ये क्या होगा सर, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एक केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, दूसरे में सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। राइट, आगे देखिए सर, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। तो जो सिनेमा हॉल में जो टिकट्स सेल की जा रही है, अगर सिर्फ इंडिविजुअल टिकट सेल की गई विदाउट फूड, तो उसको ऊपर जो टैक्स लगेगा, कौन से वाला टैक्स लगेगा सर, टैक्सेबल एट द रेट एप्लीकेबल ऑन सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो ही टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सिनेमा एग्जीबिशन। भाई अगर खाली फूड एंड बेवरेजेस बेची जा रही है इंडिपेंडेंटली ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन, टिकट अलग बेच रहे हैं और फूड एंड बेवरेजेस अलग, तो फूड एंड बेवरेजेस का मानेंगे सर टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज। लेकिन अगर दोनों को एक साथ क्लब कर दिया जा रहा है कि जो आपने टिकट खरीदी उसके अंदर एग्जीबिशन सर्विसेज, सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज भी इंक्लूडेड है और साथ में फूड एंड बेवरेजेस भी इंक्लूडेड है,
सर ये क्या बन गई, कंपोजिट सप्लाई। तो एंटायर सप्लाई विल अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल ऑन सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज, जो कि अपनी है प्रिंसिपल सप्लाई। तो एंसिलरी क्या होगी सर, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इससे जो जैन 25 वाला एग्जाम है, इसमें एक 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। राइट, आगे देखिए सर, ये वो सर मैं आपको बता रहा था ना कि अगर मिक्स सप्लाई है उसमें एक सिंगल प्राइस होना चाहिए, अगर अलग अलग प्राइस हुआ तो क्या होगा, वो देखिए, मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड सेपरेट कंसीडरेशन अगेंस्ट ईच सप्लाई। मतलब हर एक सप्लाई की अलग अलग प्राइस अपने को पता है, सिंगल प्राइस नहीं है। तो सर ईच सप्लाई शेल बी चार्ज्ड एट रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर सिंगल प्राइस होता सर तो हाईएस्ट रेट लगता उस सिंगल प्राइस पे। अगर अलग अलग प्राइस पता है तो हर एक प्राइस पे रिस्पेक्टिव रेट अप्लाई होगा। राइट, सो इसी के साथ एग्जैक्ट 1 आवर के अंदर हमने सप्लाई का जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज कर लिया। आप इस वीडियो को एक दो बार देख सकते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल्स के अंदर जो एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस है, और जो पास्ट ईयर के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स इट। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है।